नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवां में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए हर दिल अजीज मालती जोशी जी की एक कहानी बेटे की माँ लेके आई हूँ। ये रिश्ता भैया के ससुर जी ने ही तय किया था। अम्मा ने एक तरह से ये भार उनके सिर पर डाल दिया था और कहती भी तो किससे। भैया तो इस काम के लिए लिहाज से बहुत छोटे थे और उनका अनुभव ही कितना था। जीजा जी थे कि दिन रात अपनी ही शान बघारा करते थे। अम्मा पर जब तब एहसान जताते रहते थे कि उनकी बिटिया का हाथ थामकर उन्होंने उपकार किया है। वे ये भूल जाते थे कि दीदी की शादी बाबूजी के सामने हुई थी और उसमें बाबूजी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर डाला था। चाचा जी की तो लीला भी न्यारी थी। एक ही शहर में रहकर महीनों शक्ल नहीं दिखाते, हाट बाजार में मिलते तो हालचाल पूछने से भी कतराते कि कहीं कुछ लेना देना न पड़े, लेकिन जान पहचान वालों के सामने ये दिखावा जरूर करते कि स्वर्गीय भाई साहब की गृहस्थी का भार ढोते ढोते उनके कंधे झुकाए हैं। भैया भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का तो पता नहीं कहाँ कहाँ रोना रोया होगा। इसीलिए ये बात एक तरह से तय थी कि हम दोनों की शादी के लिए इन दोनों का कोई एहसान नहीं लिया जाएगा। भैया के लिए तो खैर कोई समस्या ही नहीं थी। उन्हें नौकरी बाद में मिली, रिश्ते पहले आने लगे। सवाल तो मेरा था। अम्मा को बस मेरी शादी की चिंता की धुन खाई जा रही थी। इसीलिए उन्होंने सीधे समधी जी से ही बात की। देखिए भाई साहब, दो दो बार मेहमानों को झेलना मेरे बस की बात नहीं। न मेरे पास उतना पैसा है, न काम बटोरने वाला हाथ। इसीलिए मैं एक ही बार में सब काम निपटाकर छुट्टी पा लेना चाहती हूँ। किसी तरह इस लड़की के लिए एक वर जुटा दीजिए तो मैं फुर्सत पाऊँ। आपकी बेटी के सिर पर भी कोई भार नहीं रहेगा। बेचारे पंडित जी समझ गए कि ये बहन जी का अनुरोध नहीं, आदेश है। एक तरह से शादी की शर्त ही है। बेचारे अपनी बिटिया के लिए जूते चटका रहे थे और हलकान हुए जा रहे थे। अब ये एक और नई जिम्मेदारी सिर आ गई। अपनी लड़की के लिए वर खोजना फिर भी आसान है। आपको अपनी हैसियत का, औकात का पता होता है। भले बुरे की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी होती है। दूसरे के लिए काम करते समय तो 10 बार सोचना पड़ता है। पर इंजीनियर दामाद पाने का लालच उन्हें बल दे गया और वे मेरे लिए भी एक नायाब हीरा खोज ले आए। लड़का उन्हीं के शहर कानपुर का था। अंग्रेजी में गोल्ड मेडलिस्ट, MA PhD। अपना मकान, घर में केवल भाई भाभी। मकान भी 2 हिस्सों में बटा हुआ। जब मर्जी हो किराएदारों के से खाली करवा कर अलग गृहस्थी बसा लो। इतना अच्छा रिश्ता तो शायद हम लोग भी नहीं खोज पाते, और यहाँ खोजने को था ही कौन। देखने दिखाने का काम कानपुर में ही संपन्न हुआ। हम लोग भाभी की गोद भरने गए थे, भैया भी साथ हो लिए। वहीं उन लोगों को बुला लिया। परिचय तो था ही, बात तय हो गई। खुश हो गए कि परिचय अब रिश्ते में बदल गया। हम लोग किसी तैयारी के साथ नहीं थे, फिर भी चाचा जी ने लड़के को 101 रुपये देकर शगुन दिया। उनकी भाभी ने मुझे एक साड़ी दी और सगाई के लिए साइट ढूंढने की बात हुई तो उनके भाई बोले, मैं इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करता। बात हो तो गई, अब आप शादी की तैयारी कीजिए। सब लोग खुश हो गए थे। ऐसे सुलझे हुए इंसान आजकल मिलते कहाँ हैं। दिवाली के बाद पहले 2 मुहूर्त पर शादी करना तय हुआ। बीच में 2 महीने का अंतराल था जो कि जरूरी था। इस बीच थोड़ा सा व्यवहारिक आदान प्रदान भी शुरू हो गया था, जैसे जन्मदिन की बधाइयाँ, उपहार आदि। सावन में हमने भाभी के यहाँ राखी डोरा भेजा। मेरी ससुराल से भी सामान आया। शुरू शुरू में हम लोग पत्र भी लिखते थे। भैया एक आध बार होकर भी आए थे। फिर देखा कि अम्मा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा तो संयम कर लिया। 2-3 महीने की बात ही तो है। जून के अंत में भाभी का रिजल्ट निकला। इंग्लिश में गोल हो गई। भैया बहुत बिगड़े। मैं तो इंग्लिश लिटरेचर देखकर ही तो रीझा था, नहीं तो आजकल BA पास लड़की को पूछता कौन है। उन्होंने फ़ौरन अपने होने वाले बहनोई को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि समय निकालकर सुषमा को थोड़ा सा कोच कर दे। मेरे लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तब भैया कहाँ जानते थे कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अम्मा के उत्साह का अंत नहीं था। अपना गठिया वाय सब कुछ भूलकर वे तैयारी में जुट गई। उनकी
उनकी खरीदारी जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एक से एक गहने, एक से साड़ियाँ, एक से स्वेटर, एक से सूट। बेटी और बहू में, बेटे और दामाद में कोई फ़र्क नहीं कर रही थी। जो भी घर में आता उसके सामने अपना बक्सा खोलकर बैठ जाती, उनकी प्रशंसा पाकर खुश होती। बाबूजी की मृत्यु के बाद पहली बार उन्हें इतना खुश देखा। फिर उस खुशी को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। श्राद्धों तक तो अम्मा ने दम साधे बैठी रही, पर नवरात्र के शुरू होते ही वे हरकत में आ गई। और वह ज़रूरी भी था, दो दो शादियाँ थी, कोई मजाक नहीं था। उन्होंने फौरन भाभी के पिता को पत्र लिखा कि वे कैसा इंतज़ाम कर रहे हैं, कितनों का कर रहे हैं, लिख भेजें ताकि लोगों को उसी प्रकार आमंत्रित किया जा सके। फिर राजेश के भाई साहब को भी लिखा कि वे कितने लोगों को लेकर आ रहे हैं, कैसी व्यवस्था चाहते हैं, लिखें ताकि यहाँ सब सिलसिलेवार हो सके। बैंड आप अपना लाएंगे या हम ठीक करें? क्या आपकी बारात में महिलाएं होंगी? क्या उनकी अलग व्यवस्था करनी होगी? अम्मा ने लगातार कोई 3-4 चिट्ठियाँ लिखी होगी, पर कोई उत्तर नहीं आया। फिर टेलीग्राम भी दिए। पंडित जी तो उसे भी पी गए, पर राजेश के भाई साहब का 1-2 लाइन में पोस्ट कार्ड आया कि हो सके तो तारीख आगे बढ़ा दें। अम्मा तो एकदम बौरा गई। तारीख आगे बढ़ाना कोई मजाक है? यह सबका बयाना दिए बैठे हैं, वह तो डूब ही जाएगा। फिर दोबारा व्यवस्था होना क्या इतना सरल है? 4 महीने पहले से हॉल बुक करना होता है। समय पर न हलवाई मिलेंगे, न बैंड वाले, शामियाने वाले न बुक हो पाएंगे। हार कर अम्मा ने जीजाजी को कानपुर भेजा कि ठीक से सारी बात तय कर आए। किया धरा तो उन्होंने कुछ भी नहीं, उल्टे आते ही बरस पड़े। ऐसी ही बेइज्जती करवानी थी तो आगे से हमें न भेजा कीजिए। आखिर हुआ क्या, होना क्या था? उन लोगों ने तो हमें हरकारा समझ लिया, किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की। राजेश जी ने तो हमें देखकर दिल ही खिसक लिए, बोले जरूरी सेमिनार है। हमें भाई साहब का बुखार का बहाना कर कमरे में दुबक गए। बस एक भाभी थी जो हमें घंटे भर बाद चाय नाश्ता करवा रही थी, जैसे हम वहाँ सिर्फ पेट भरने के लिए ही गए हैं। तो पंडित जी के पास तो हो आते। वाह क्या कहने! अरे भाई, पंडित जी के यहाँ तो हमें किसी ने पहचाना तक नहीं, सुषमा ने भी नहीं पहचाना। कहाँ तो दरवाजे से ही टरका दिया, कह दिया पंडित जी 3-4 दिन के लिए बनारस गए हैं, जब वे लौट आए तब आइएगा। कसम से मुझे तो अब मैं उसके घर में थूकने भी नहीं जाऊँगा। अम्मा तो सचमुच डर गई। जीजा जी इस अपमान का बदला भैया की शादी में ज़रूर निकालेंगे, इसमें संदेह नहीं था। फिर अम्मा ने चिरोरी करते हुए चाचा जी को भेजा। चाचा जीजा जी की तरह सफिस्टिकेटेड आदमी नहीं थे, बिल्कुल ठेठ किस्म के जीव थे। मान अपमान की परवाह किए बिना बात की तह तक पूछ कर ही दम लेते। चाचा जी ने ही खबर बताई, जिसे सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। खबर सचमुच बहुत भयानक थी। अंग्रेजी साहित्य पढ़ते पढ़ाते सुषमा और राजेश एक दूसरे को कब पढ़ने लग गए किसी को पता ही नहीं चला। जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समझाने बुझाने के सारे प्रयास विफल हो गए थे। पंडित जी बेचारे क्या कहते, बस चाचा जी से क्षमा मांगते रहे। लेकिन राजेश ने साफ कह दिया, सगाई वगैरह तो हुई नहीं थी। आई वॉज नॉट लीगली बाउंड टू हर। अगर सगाई होती भी तो क्या फ़र्क पड़ता था? मन क्या कभी इन बंधनों की परवाह करता है? सुषमा को ही सगाई का बंधन नहीं रोक पाया। अम्मा तो गुस्से में पागल हुई जा रही थी। उस दिन भैया जैसे ही काम से लौटे वे उन पर टूट पड़ी। और पढ़ा लो अंग्रेजी, पता नहीं रानी जी को कहाँ की कलेक्ट्रिक दिलवानी थी। अरे नहीं आती थी अंग्रेजी तो न सही, हिंदी में बात करती तो क्या कुछ छोटा हो जाता? और अब 4 लोग सुनेंगे तो कितनी बेइज्जती होगी। चुड़ैल सबके मुंह पर झाड़ू फेर कर चली गई। भैया हत बुद्धि से अम्मा का प्रलाप सुनते रहे। उनकी समझ में उसका सैर पैर कुछ नहीं आ रहा था। बड़ी देर के बाद उनको पता चला कि माजरा क्या है, और वे पत्थर हो गए। मैंने सोचा था उनकी प्रतिक्रिया भी अम्मा की तरह विस्फोटक होगी, पर वे बुत बने बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद बिना कुछ कहे सुने बाहर चले गए, और 12 घंटों बाद उनका शत विशत शरीर ही वापस लौटा।
इस अपमान को, इस लज्जा को वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और रेल के सामने कूद गए। मरना तो मुझे भी था, पर अम्मा को देखकर जी कड़ा कर लिया। इस वज्रपात में कैसे उन्हें अकेले छोड़ दूँ? दुख की इस घड़ी में मेरे सिवाय कौन था जो साये की तरह उनके साथ रहता? निस्संदेह उनका दुख मेरे दुख से बहुत बड़ा था। तब से साल पर साल गुजरते जा रहे हैं। उम्र मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जा रही है। मैं हूँ कि वहीं खड़ी हूँ जहाँ 25 साल पहले खड़ी थी। ट्रिंग ट्रिंग एक साथ पता नहीं कितनी घंटियाँ बज उठी। तंद्रा टूटी तो देखा कलेक्टर कान के पास खड़ा चिल्ला रहा था, बहन जी उतरना नहीं है। हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई तो देखा सारी बस मुझे घूर रही है। कंडक्टर रोज का परिचित था, इसीलिए सजनता बरत रहा था, पर यात्रीगण मुझे कहाँ समा करने वाले थे। ये आधे मिनट की देरी भी उनके लिए असह्य थी, इसीलिए उतरते समय कितनी ही फप्तियाँ सुननी पड़ी। आजकल तो लेडीज भी भांग पत्ती खाकर चलने लगी है। अरे किसी के ख्यालों में खोई होगी इस उम्र में। शर्म से गड़ गई मैं। रास्ता चलते हुए जैसे ये सारी आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थी और मैं कुढ़ रही थी, क्या जमाना आ गया है। लोगों ने जरा भी लिहाज नहीं रखा, जो मुंह में आया बक दिया। साथ वालों ने भी नहीं टोका, उल्टे ही करके हंस रहे हैं। चलते चलते मैं अचानक ठिठक गई। अपने भुनभुनाते मन को मैंने ठीक से टटोला तो स्तंभ रह गई। मुझे ज़्यादा व उम्र वाला फिक्रा चुभा। गोया 43 साल की उम्र में भी कोई ख्यालों में नहीं डूब सकता। अगर यह सच होता तो क्या मैं अतीत को इतनी बारीकी से याद रख पाती? क्या उस भयावह अनुभव को फिर जी पाती? अतीत के चलचित्रों में बार बार झांका जा सकता है। मुझे झकझोर रहा था, वह चेहरा किसका था? राजेश का ही तो था। और इतने दिनों से मैं ये भ्रम पाले बैठी थी कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। वक्त का तकाजा भी यही था। इस उम्र में कितनी हिराकत से कहा था उस लड़के ने, जैसे किसी को याद करने का ठेका सिर्फ यौवन में ही ले रखा हो। 43 साल की उम्र में क्या कोई बूढ़ा हो जाता है? खैर उसका भी क्या दोष है। मेरा सूखा शरीर, रुका चेहरा, खिचड़ी बाल देखकर अक्सर ही लोग मुझे 50 के पार पहुंचा देते हैं। कई बार मन होता है बाल रंग लिया करो, पर हिम्मत ही नहीं होती। अम्मा की घूरती निगाहों से डर लगता है। कई बार इच्छा होती है अम्मा कभी तो कहे कि तू कैसी होती जा रही है, जरा तो अपनी सेहत का ख्याल कर। पर अम्मा कभी कुछ नहीं कहती। उन्हें अपना ही रोने से फुर्सत नहीं। दिन भर भी सुरना, उत्साह से भरना, उनके पास बस यही तो दो काम रह गए थे। अम्मा, तुम्हें वो मिसेज अहिरवार याद है? उस दिन की पार्टी में आई थी। खूब याद है। और बिट्टो कह देती हूँ, ऐसे वैसों को घर में मत लाया कर। जिसके झूठे बर्तन हम नहीं धोएंगे। हाँ, यानी अम्मा को अब तक उस बात का मलाल बना हुआ है। 2 महीने पुरानी बात थी। उनके जहन में वह अब ताज़ा है। पहली बार घर में किसी को बुलाया था। जश्न करने का तो कभी कोई मौका ही नहीं आया। सब पीछे पड़ी रहती थी। ऊपर छत पर बरसाती नुमा एक कमरा बनवाया था, उसी का बहाना लेकर सबको चाय पर बुला लिया। दिन भर अम्मा बड़े चाव से सब कुछ बनाती रही। सबका स्वागत भी उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ किया। पर जैसे ही मैंने एक एक का परिचय देना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। खाने में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, जिसका किसी ने बुरा भी नहीं माना। पर जब सारी टीम मदद करने के बहाने चौके में घुस आई तो मैं समझ गई कि आज रात अम्मा का उपवास रहेगा। एक बूंद पानी भी वे नहीं पी पाएंगी। सबके जाने के बाद रात को मैंने बर्तन समेटे। मेहरी तो कभी हमारे घर थी नहीं, अपने आप ही सब कुछ करना पड़ता था। अम्मा ने बस मेरे कप प्लेट धोने के लिए कहा था। उन्होंने मना तो नहीं किया, पर इतना कुछ सुना दिया मानो जैसे उनका बुढ़ापा ही खराब कर दिया हो। इतना ताव आया मुझे, मानो आज भैया होते और घर में रोज रोज पार्टियां होती तब भी क्या कम अम्मा ऐसे ही चौंकती, ऐसे ही खींचती। दूसरे ही क्षण ख्याल आया, भैया होते तो अम्मा बर्तन क्यों धोती? इंजीनियर की माँ होती, नौकरों की पलटन पर वह राज करती। अहिरवार की कोई बात कह रही थी ना तुम? अम्मा ने टोका। किस्से में उनकी बहुत रुचि है। समझती है बिट्टो ने जब बात उठाई है तो बेवजह नहीं होगी। मिसेस अहिरवार की बहन का लड़का उनके यहाँ आया हुआ है। अकेला नहीं है अम्मा,
उसके साथ एक लड़की भी है। कानपुर के वाजपेयी परिवार की है। लड़की की मां ने जहर खा लिया है। बाप को हार्ट अटैक हो गया है। दोनों अस्पताल में भर्ती है। लड़की का बड़ा भाई पिस्तौल लेकर घूम रहा है कि या तो बहन को वापस ले जाएगा या दोनों को मार देगा। फांसी भी हो जाए तो परवाह नहीं। मिसेज अहिरवार बेचारी खूब रो रही थी। इतना गुणी लड़का, बैंक में ऑफिसर है, बहन की सारी आशाएं उसी पर टिकी है। ये तो लड़की भगाने से पहले सोचना था ना। उसने भगाई नहीं थी अम्मा, लड़की उसके साथ खुद आई। वह कोई बच्ची नहीं है, उसके साथ बैंक में काम करती है। पढ़ाई लिखाई ये तो यही होगा। अम्मा का तो यही तकिया कलाम है। जहाँ कुछ उल्टा सीधा सुना, सारा दोष पढ़ाई लिखाई के सिर मर देती है। जैसे पढ़ लिख कर सभी लड़कियाँ आवारा हो जाती है। तब मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर रही हूँ, पिछले 25 सालों से जोग धारण किए बैठी हूँ कि नहीं। पर अम्मा की आंखें मुझे तो शायद देखती ही नहीं। अम्मा, उस लड़की के माँ बाप कौन है जानती हो? कौन? वही जो कभी तुम्हारी बहू और दामाद बनने वाले थे। अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। नाम और गली जरा परिचित सा लगा तो मैंने कुरेद कर पूछ ही लिया, अम्मा, मेरा ख्याल है हम बिटिया का विधिवत कन्यादान कर ही दे। किसी दिन वह तुम्हारी पोती भी हो सकती थी। खबरदार, अम्मा दहाड़ी, उस कुलच्छनी। प्लीज़ अम्मा। अम्मा का पैंतरा देखकर मैंने ज़बरदस्ती उन्हें रोक दिया, क्योंकि जब वे गाली देने लगती है तो ऐसी गालियाँ देती है कि कान बजने लगते हैं। खासकर सुषमा के लिए तो उनके पास इन अनमोल बोलों का अक्षय कोश है। राजेश हर बार साफ बच गए, क्योंकि हत्या तो भैया की हुई। मुझे भी किसी ने जिंदा लाश बना दिया है, ये उन्हें नज़र ही नहीं आया। मेरे टोकने से अम्मा के धारा प्रवाह गालियों पर ब्रेक तो लग गया, पर उनका बुदबुदाना अभी भी जारी था। अम्मा, मैंने कहा, क्यों अपनी जबान गंदी करती हो? अपनी करनी तो वे खुद भोग ही रहे हैं। बिट्टू, ये तो होना ही था। बबूल में भी कभी आम फलते हैं। ऐसी माँ की कोख से सती सावित्री तो पैदा होने से रही। इसीलिए तो कहती हूँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सच, मुझे तो आज बड़ी तसल्ली हो रही है। कलेजे में ठंडक पड़ गई मेरे। जितना उन्होंने मुझे रुलाया, भोलेनाथ उससे ज़्यादा उन्हें कल पाएगा। मरते समय कोई पानी देने वाला भी पास में न होगा। अम्मा बदस्तूर शुरू हो गई थी। घर की दीवारें उनकी बदुओं की प्रतिध्वनि से गूंज रही थी। एक एक शब्द कानों पर हथेड़ों की तरह पड़ रहा था, पर अब उन्हें चुप करना मेरे सामर्थ्य से बाहर था। पूरी शाम उनका बड़बड़ाना जारी था। रात खाना खाते समय भी खासे मूड में थी। बार बार कह रही थी, तुझे अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए रुक गई, नहीं तो आज ठाकुर जी को हलवा पूरी खिलाने का मन हो गया था। कितने दिनों बाद उन्होंने एक अच्छी खबर सुनाई है। जी खुश हो गया। आज मेरी आत्मा शांति हो गई है। सालों साल मैंने आँखों में रात काटी है। आज मेरे मन में चैन है। मैं चैन की नींद सोऊंगी। मुझे लेकिन रात भर नींद नहीं आई। फुर्सत में लेटे लेटे जब अपनी ही मुआयना करती हूँ तो मैं चकित हो जाती हूँ। मेरी नींद खुशी से उड़ गई थी। हाँ, सचमुच मैं बहुत खुश थी, शायद अम्मा से भी ज़्यादा खुश। मुझे अम्मा से ईर्ष्या हो रही थी। कितनी खुशी से वे बेखटके मन की बात कह डालती हैं और मैं सभ्यता का मुखौटा ओढ़े बेवजह अपने में कुटती रहती हूँ। अपना ये स्वांग कैसे दिखाना है, मुझे किसे रिझाना है, मैं खुलकर क्यों नहीं कहती। आज मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। मेरी बदुआएं भी रंग लाई है। तुमने हम दोनों भाई बहनों की ज़िंदगी उजाड़ दी थी। आज तुम्हारे दोनों बच्चों के सिर पर भी काल नाच रहा है। ईश्वर ने बहुत सही न्याय किया है। पर मज़े की बात यह थी कि मेरा सारा रोष आक्रोश राजेश के लिए था। सुषमा को मैंने कब का बरी कर दिया था। नींद नहीं आ रही थी, फिर भी दम साधे पड़ी थी। करवट बदलते भी डर लग रहा था। कमरे के दूसरे छोर पर अम्मा की चारपाई थी। बहुत दिनों के बाद चैन की नींद सोई थी। सोचा, अपने खटर पटर से उनकी नींद क्यों खराब करूं। 3 बजे तक मैंने किसी तरह सब्र किया, फिर उठना ही पड़ा। मैंने बिल्कुल आहिस्ता बिस्तर छोड़ा, दबे पांव भीतर गई। बाथरूम का दरवाज़ा, पानी का मटका बहुत धीरे से खोला और बंद किया। जरा सी भी आवाज़ नहीं होने दी। आवाज़ के डर से ही बिजली का स्विच तक नहीं दबाया।
उसी तरह दबे पांव लौटकर कमरे में आई। देखा अम्मा चारपाई पर नहीं थी और शायद वह बड़ी देर से खाली ही थी, क्योंकि देर तक जागने के बावजूद मुझे उनके खांसने खंगारने की आवाज़ नहीं आई। कहाँ चली गई अम्मा? भीतर तो नहीं थी। मैंने बाहर झांककर बरामदे में देखा तो वे एकटक बाहर निहार रही थी। अम्मा, मैंने आवाज़ दी। वे चौंकी। उन्होंने पलट कर देखा। उनकी आंखें डबडबाई थी। शाम को उल्लास से दमकता उनका चेहरा बुझ सा गया था। क्या बात है अम्मा, नींद नहीं आ रही? उत्तर में उन्होंने शून्य में नजरें गड़ा ली। डूबती सी आवाज़ में बोली, सब किस्मत की बात है लली। एक वह बेटा है जो घर की आन बान के लिए मरने मारने को उतारू है। एक हमारे थे जो चुपचाप पटरी पर लेट गए। यह भी नहीं सोचा कि अम्मा का बुढ़ापा कैसे कटेगा। मैं स्तब्ध रह गई। अम्मा की पीठ पर रखा मेरा हाथ बर्फ हो गया। तो क्या अम्मा सारी रात जागकर इसी बात का मातम मना रही थी? क्या वे बिल्कुल भूल गई कि उनके बुढ़ापे की गरिमा बनाए रखने के लिए मैंने अपना यौवन राख कर दिया? वे फफक कर रोक पड़ी, पर मैं जड़वत खड़ी रही। उन्हें सांत्वना देने का मन जरा भी नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं था कि इन आंसुओं में से एक भी मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए, मेरे उजड़े अतीत के लिए, मेरे सुने भविष्य के लिए, मेरे बिखरे सपनों के लिए। अम्मा कब रोई थी जो आज रोएगी? आज पक्का विश्वास हो गया कि अपने को जिनके लिए तिल तिल कर जी रही हूँ वे मेरी माँ नहीं है, वे तो भैया की माँ है, वे अपने बेटे की माँ है। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की एक सुंदर कहानी, बेटे की माँ। इसके साथ ही आप लोगों से विनम्र आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।